बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और साथ आपको जुम्मा मुबारक भी कहूँगी। आज जुम्मे का दिन है और मुबारक दिन होता है। दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें एक दफ़ा अगर मुमकिन हो सके आपके लिए। और उसके साथ साथ जी आपको पता है जुम्मे को एक और ख़ास बात भी होती है, मेरा वीकेंड होता है और फ्राइडे को मैं ये सोच के आती हूँ कि अगले 2 दिन मेरी छुट्टी है, लेकिन बहुत सारे लोगों की सैटरडे को छुट्टी नहीं होती। कोई बात नहीं, आप खुश हो सकते हैं अपनी संडे की छुट्टी के ऊपर। मैं अपनी दोनों दिन की छुट्टी पे खुश होती हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे काम सोचे होते हैं, बहुत सारे प्लान्स होते हैं। लेकिन आज मैं सेट पर जब आई तो मुझे सर्दी का इतनी शिद्दत से एहसास हुआ। मैंने सोचा कि मैं इंट्रोडक्शन जो कराती हूँ शो का वो मैं बैठ के कराऊंगी और मैं खड़ा होना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन इसके साथ साथ मुल्क के अंदर वैसे ओवरऑल सर्दी हो गई है, लेकिन सियासी दर्जा हरारत, वही बात हम क्लीशे से करते हैं कि वो वहीं का वहीं बरकरार है। मुल्क में जी सियासी अदम इस्तेकाम और जारी तनाव में कमी लाने के लिए वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान राबते बहाल होने और बिला मशरूत मुज़ाकरात पर रजामंदी की खबरें उस वक्त दम तोड़ गईं जब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के साथ राबतों, मुलाकातों और मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। PTI रहनुमा जो हैं शौकत यूसुफजई साहब, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुज़ाकरात ना किए तो सिविल नाफरमानी का आगाज़ 14 दिसंबर यानी कल से हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर हैं इरफान सिद्दीकी साहब, कल उन्होंने कहा कि सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये फैसला कर ले कि अब चोरों के साथ बैठेंगे या अब हम चोर नहीं रहे। राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा कि PTI की एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना हुकूमत से। महज किसी से गैर रस्मी बातचीत को मुज़ाकरात नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा एक तरफ तोशाखाना 2 केस की बात करें तो उसमें बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, जबकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ जो तोशाखाना केस है, गाड़ियों का रेफरेंस है, वो FIA एजेंसी को भेजने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए FIA की जो स्पेशल जज है सेंट्रल को भेज दिया है। जबकि लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई से मुतल्लिक जो थाना शादमान है जलाने के मुकदमे में साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और दीगर मुलजिमों पर भी फर्द जुर्म आयद कर दिया है। एक तरफ मुश्किलात आसान हो रही हैं तो दूसरी तरफ मुश्किलात बढ़ रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब पहले जिन मुज़ाकरात की हम बात कर रहे थे और PTI के मुख्तलिफ रहनुमा आकर ये बात कर रहे थे कि हम नहीं चाहते कि जी सिविल नाफरमानी की तहरीक चले, लेकिन इससे पहले अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है। लेकिन अब जो मुज़ाकरात की खबरें हैं वो भी दम तोड़ती नजर आ रही हैं। फारूक शहबाज बड़ाइच हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लाए। ये जो हम एक तरफ मुश्किलात कम होने की बात कर रहे हैं फारूक साहब और दूसरी तरफ मुश्किलात बढ़ने की बात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ एज यूजुअल अभी तक तो हम देख रहे हैं, यूजुअल तो नहीं मैं कहूँगी, अब फॉर द टाइम बिंग हॉट वाटर्स के अंदर है और वो काफ़ी अरसे से है। अच्छा, ये इसमें हमें थोड़ा सा देखना होगा कि इनकी तारीख क्या है। फाइनल कॉल की बात आई और 26 नवंबर को जो हुआ, जो कुछ सारी सूरत हाल वहाँ पर हमने देखी, सारी स्क्रीन्स पे भी आई, इस्लामाबाद डी चौक में क्या हुआ। तो ऐसी सूरत हाल में जब पार्टी मज़ाहमत कर रही हो और फिर वो कहे कि मैं फ़ाइनल कॉल दे रहे हैं और फिर वो कहें कि मार जाओ या मार दो, कश्तियाँ जला दो, हम वापस नहीं आएंगे, इस तरह की सिचुएशन के बाद जब कोई तहरीक आगे बढ़ती है तो वो क्या लेके वापस आई। यानी हमें देखना होगा कि 26 नवंबर को क्या वो अपने जो मुतालबात लेके गए थे, क्या वो सड़कों पे क्या वो पूरे हुए, क्या किसी ने वो सुने या कहीं पे कोई इंगेजमेंट हुई, क्या उसके बाद कोई प्रेशर बढ़ा कि मुज़ाकरात किए जाएं। तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ ही आगे बढ़ते गए और यहाँ तक कि फिर वहाँ से हुकूमत ने अब जो भी रियासत अपने इक़दाम करती है उन्होंने की, सख्त इक़दाम थे, लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ कि आपके वज़ीर आला जो लोगों को कह रहे थे कि बाहर निकलो, वो लीड कर रहे थे, उनको भी वहाँ से जाना पड़ा। जो बानी PTI हैं उनकी बेगम को भी वहाँ से जाना पड़ा। नतीजा उसका ये निकला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो स्पेस ले चुकी थी इलेक्शन में या इलेक्शन के बाद, वो मज़ीद उनके लिए उनसे वापस ले ली गई है। मैं तो उसको इस तनाजुर में देख रहा हूँ कि अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप रहनुमाओं के बयानात देखें, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से लेके जनरल सेक्रेटरी तक, तो सभी कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, पार्लिमान का फोरम इस्तेमाल करना चाहिए। तो यही बात तो पिछले 1.5-2 सालों से सभी कह रहे थे कि भाई पार्लिमान का फोरम इस्तेमाल कीजिए,
आप आएँ, बैठें, बात करें, बात जो भी होगी सियासत के मैदान में होगी, ना कि आप जाके सड़क पे जाके बात करें। तो अब नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो ये स्पेस गई है उसके नतीजे में वो ये सोचते हैं कि भाई अब जो बात हम कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो इतलात हैं, जो ख़बर है वो ये है कि ये सारी बातें तो चल रही हैं लेकिन किसी सीरियस जगह पे कोई ऐसे मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना उनकी बात हो रही है। और जब बार बार ये लोग इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हैं तो वहाँ पे भी जब आप लोगों से बात करते हैं तो ऐसा कोई तासुर नहीं वहाँ पे दिया जाता। और इसमें मैंने किसी से ये बात भी की, सवाल भी पूछा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे जब ख़बरें चली, तो जवाब उसका ये आया कि मुज़ाकरात करने के लिए दोनों फ्री कैन को बराबरी की सतह पे बैठना पड़ता है। एक बात, जब कोई एक फ़र्द गलती करता है तो उसके बाद क्या दूसरा फ़र्द उसकी बराबरी की सतह पे बैठ सकता है, और गलती भी ऐसी कि उसके ऊपर इसरार कि यानी फ़ाइनल कॉल नाकाम हुई है, अब हम सिविल नाफरमानी करेंगे। हो सकता है कुछ लोग इनमें से कह रहे हैं कि जो रेमिटेंस आ रहा है हम वो कहेंगे लोगों को वो ना दें, ये हो सकता है कि हम कहें बिजली के बिल ना दें। इस तरह की सिविल नाफरमानी तो यही है ना, इससे पहले खान साहब ने की थी, आपको याद होगा, बिल जलाए थे और सारी चीज़ें। और रियासत ख़ास तौर पे रियासी इदारों की मसनूआत का बाइकाट का ट्रेंड सोशल मीडिया पे चलाना, तो इसके नतीजे में दूसरी तरफ से जवाब आया कि क्या इस सारे ग्राउंड पे ये सारी सूरत हाल देखते हुए आपको लगता है कि कोई मुज़ाकरात होने चाहिए? अच्छा फर्क, मैं यहाँ पे आपके आगे एक सवाल रखना चाहती हूँ। जैसे आप खुद भी बात कर रहे हैं कि एक तरफ हम रियासती इदारों की बात कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ, आपको लगता है कि खुद उसको इस बारे में बड़ा क्लियर होने की ज़रूरत है कि वो मुज़ाकरात चाहते किससे हैं? क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं हमने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, फिर आप हुकूमत की तरफ मुंह देखते हैं, फिर जब हुकूमत इनकार करती है फिर आप यू टर्न लेके कहते हैं कि जी हमें एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट दूसरी तरफ आपसे बात करने को तैयार नहीं है। तो ये स्टांस क्लियर करना अपनी सतह पर कि जी हम चाहते क्या हैं, ताकि हमें भी क्लियर हो, जो उनके सपोर्टर्स हैं, कि भाई ये चीज़ें हैं, और तहरीक इंसाफ को इटसेल्फ क्लियर हो कि भाई वो क्या चाहते हैं। आपकी बात तो दुरुस्त है। मेरे ख्याल में ये क्लैरिटी तहरीक इंसाफ के यहाँ पाई तो जाती है, लेकिन वो इसको कहीं पे इसका इजहार नहीं कर पाते। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि उनके जो फैसला करने वाले हैं वो इस वक्त जेल में हैं, उन तक मालूमात की जो रसाई है जिस तरह से बंदा बाहर बैठ के ले सकता है शायद वो नहीं है। उनके पास मालूमात वही हैं। खान साहब के बारे में इधर भी जब लोग उनके पास जाते थे तो हम पूछते थे कि भाई क्या हुआ, उसने कहा खान साहब के पास जो पहले पहुंच जाए वही सच्चा होता है, वही सही बात होती है। तो खान साहब के पास उनकी बहनें जाती हैं या चंद एक लीडर जाते हैं, उसके नतीजे में जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके हवाले से क्लैरिटी तो है, लेकिन वो कहाँ जाएं, किस तरफ बात करें। और जब कोई बात करने लगते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लीडर उठता है और जो इमरान खान साहब को स्पेस कहीं पे मिलने लगती है या कहीं पे नरमी, उस पे पानी फेर देता है। चाहे वो बुशरा बीबी की सऊदीया वाली स्टेटमेंट हो, चाहे वो शेर अफजल मरवत साहब का किरदार हो जो उन्होंने बातें की। तो आप देखिए कि जब आप किसी दोस्त ममालिक के बारे में ऐसी बात कहते हैं तो उसके बाद रियासत कोई आपको फूलों का हार नहीं पहनाती, या रियासत ये नहीं सोचती कि यार ये लोग तो बड़े संजीदा हैं, अब बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। खान साहब के पास मालूमात की रसाई, मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा उनका फेलियर यही है, एक कम्युनिकेशन गैप है, जिसके नतीजे में जो फैसले कर रहे हैं अगर वो बाहर होते और फाइनल कॉल की नाकामी को इस तरह से देखते, इसका तजिया करते, तो शायद कभी भी सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऐलान की तरफ ना जाते। और इस टाइम में जब आपकी फाइनल कॉल नाकाम हो गई है तो आपकी सिविल नाफरमानी की तहरीक का क्या हाल होगा, और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कामयाब होगी। और आपको ज़मीनी हकाइक का पता होना चाहिए। यही वजह है कि सियासतदान के बारे में कहा जाता है कि सियासतदान अवाम के अंदर उठता बैठता है तो उससे अवाम की नब्ज़ पे उसका हाथ होता है। तो क्या इस वक्त अवाम इस सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए तैयार है? आप भी अवाम में जाते हैं, हम भी जाते हैं, तो इसका जवाब है नो। कल मैं पेशावर के लोगों से बात कर रहा था, वहाँ पे जो हमारे सीनियर साफ़ी, मैंने उनसे पूछा कि अगर ऐसी कोई तहरीक हुई तो क्या पेशावर के लोग इस तरह कर देंगे? उन्होंने कहा जी अगर तो हुकूमत साथ खड़ी हो जाए और हुकूमत इस तरह करे जिस तरह वहाँ से कभी वो बिजली का ग्रेड बंद कर देते हैं, ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहें कि वहाँ के लोग वहाँ के बिल फाड़ देंगे, ऐसा चंद एक मीडिया के लिए तो हो सकता है, लेकिन अगर इसे बड़े पैमाने पर देखें तो सिविल नाफरमानी की तहरीकें यहाँ पर भी कोई आसार नहीं पाए जाते जो उनका होम ग्राउंड है। तो इसको आप पूरे पाकिस्तान में देख लीजिए, सिंध की तरफ जाइए, पंजाब की तरफ जाइए। इस वक्त मैं जिन रहनुमाओं से बात करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये कहते हैं कि पंजाब में हमें नाकामी का सामना करना पड़ा, हम यहाँ से निकल नहीं सके फाइनल कॉल के लिए, और जो भी प्लानिंग थी हमारी फेल हुई। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त
जो इन्होंने बनाई ना एक कमेटी, उनको इख्तियार भी देना चाहिए। होता ये कि खान साहब इख्तियार देते हैं, उसके बाद वापस ले लेते हैं अगले दिन। एक दिन का हीरो अगले दिन ज़ीरो होता है, और समझ नहीं आती पार्टी के अंदर विलन कितने हैं, हीरो कितने हैं। रात को सोशल मीडिया पे अपनी हर पार्टी के लीडर को ये कहते हैं ये एस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ है, तो फिर बात करने कौन जाएगा, किसकी बात पे यकीन होगा। अभी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है फारूक, कि अभी तक हम एज ए सहाफ़ी भी या हम एज ए टीवी होस्ट भी, मुझे लगता है हम इस बारे में कंफ्यूज हैं कि तहरीक इंसाफ का जो रहनुमा जो बात कर रहा है, कौन सा रहनुमा ठीक बात कर रहा है। मतलब एक कहता है कि जी बुशरा बीबी वहाँ पर आई, खान साहब को पता था। दूसरा आके कह रहा है कि और हमने बताया खान साहब को कि बुशरा बीबी एहतजाज को लीड कर रही थी। ये जो संजीदगी वाला फैक्टर आपने 2-3 दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब के बाद इस वक्त मौजूदा क़यादत के अंदर, दो के हम जानते हैं कि बहुत अच्छे मंजे हुए सियासतदान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, लेकिन कहीं वो सामने हमें लाइमलाइट में नज़र नहीं आते। अली मोहम्मद खान का मैं बार बार एग्जांपल देती हूँ कि मैंने उनका बारहा इंटरव्यू किया है, और आई रिमेंबर कि उन्होंने अपनी गलत बात को भी ओन किया है बहुत दफ़ा। तो इस तरह के बहुत सारे रहनुमा पार्टी के अंदर मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ को इस तरह के रहनुमाओं को ओनरशिप देकर आगे लाकर चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि संजीदगी ना होना इनके हक में नहीं है। देखिए, इस फाइनल कॉल को जिस तरह से मैं देख रहा हूँ ना, वैसे तो सियासी तहरीक या अपोजिशन ने क्या नाकाम होना है, एक मरतबा गिरेगी फिर उठ जाएगी। लेकिन बहरहाल इसे वक्ती तनाजुर में देखें तो फाइनल कॉल मुझे तो नाकाम नज़र आती है ना। तो ऐसी नाकामी के बाद जो सियासी क़यादत है वो तज्ज़िया करती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरफ जाना चाहिए, मुज़ाकरात का रास्ता कहाँ से निकलेगा। आपने बात दुरुस्त फरमाई कि जो संजीदा लोग हैं, संजीदा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अली मोहम्मद ख़ान है, जो पार्टी की गलती को भी ऑन कर लेते हैं, जो तस्लीम करते हैं कि हाँ हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी गलतियाँ हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं आपको एक मिसाल दे के समझाना चाहता हूँ। एक मजहबी लीडर है, तो मैंने उनसे कहा कि ये बात गलत है आप जो कह रहे हैं, और आप अपनी पार्टी कारकुनान को भी ये समझाई जा रहे हैं। तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा मसला ये है कि मैं इस वक्त जो बात अगर हल्की करूँगा तो मेरे कारकुनान भी नहीं मानेंगे, तो मुझे इसलिए ये बात करनी पड़ रही है। तहरीक इंसाफ का भी ये मसला हो गया कि सोशल मीडिया के लोग इसके बयानिए के ऊपर हावी हो गए हैं। अब ये भी जब हल्की बात करते हैं मुज़ाकरात की, तो हर तरफ से शोर मच जाता है, नहीं 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 खान साहब इन चोरों से नहीं मिलेंगे। अब ये वही बयानिया है, मीडिया के कारकुनान ऑन ग्राउंड कन्वर्ट भी तो नहीं हो रहे। ये वही बयानिया है जो आपने सोशल मीडिया को दिया था। अब सोशल मीडिया आपको दे रहा है, और सोशल मीडिया आपको हिलने नहीं दे रहा। वहाँ से जैसे ही बात होती है अमेरिका, यूके, हर जगह से लोग कहते हैं नहीं खान साहब इन चोरों के साथ नहीं बैठेंगे। अब इसको माने, हकीकत माने या ना माने, यही हुकूमत है। इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त कोई मुज़ाकरात अभी तक करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आपको जो मुज़ाकरात करने हैं इसी हुकूमत के साथ करने हैं, इन्हीं हुकूमती वज़रा के साथ करने हैं जिनको माजी में आप चोर डाकू कहते रहे हैं। अब अगर आपने इनके साथ बैठेंगे तभी मसले का हल निकलेगा, वरना जो सख्तियाँ आप पे हैं ये बढ़ती चली जाएंगी। और इस तरह की कॉल देने से आपको संजीदा पार्टी, आम आपका कारकुन शायद समझ ले, लेकिन जो आम आदमी है जो आपको वोट कर चुका है, जिसने सोचा कि यार ये लोग ठीक हैं, वो भी ये सोचेगा कि यार रोज़ एहतजाज करते हैं, रोज़ किसी ऐसे मुतालबे के साथ आते हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है, तो ऐसे में पाकिस्तान का क्या फ़ायदा होगा। तो फिर ये मसाइल हैं जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार देखना होगा, एड्रेस करना पड़ेगा। अच्छा फारूक साहब, अब हमने तहरीक इंसाफ की तो बात की, अब सारी सूरत हाल में हुकूमत भी बहुत अहम स्टेक होल्डर है। मैं अब इस हवाले से आपसे सवाल करूंगी कि हम इस सारे सिनेरियो के अंदर, चाहे वो 24 नवंबर हो या 26 नवंबर हो, या हम बात करें इससे पहले भी तहरीक इंसाफ की हर फाइनल कॉल की, क्या हुकूमत जिस तरह से इस सारी सूरत हाल को हैंडल कर रही है पैनिक होकर, आपको और मुझे भी पता है कि हुकूमत पैनिक हो जाती है, इंटरनेट बंद है, कंटेनर्स लग गए हैं, शहर के शहर बंद हो गए हैं, क्या वो हैंडलिंग ठीक है? क्या वो खुद तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे अगर ऑन ग्राउंड कन्वर्ट नहीं हो रहे तो अपना रोल अदा कर रही है हुकूमत? देखिए, इस वक्त तो हम हुकूमत, जिस पार्टी का नाम है हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कहते हैं जी, ये हुकूमती पार्टी है, ये हुकूमत है। एक बात तो फैक्ट है कि सोशल मीडिया का महाज हो या दूसरे ममालिक को खतूत लिखना हो, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को खतूत लिखना हो, वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो आपको कहीं नज़र नहीं आती। तहरीक इंसाफ को एक एज हासिल है कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को भी
मुतासिर करती है और आम लोगों को सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है, यानी आम वोटर्स को मुतासिर करती है, जो कि उन्होंने किया भी। जब आपने सज़ाएँ दी, जब आपने मामलात किए तो उसका नतीजा मुख्तलिफ निकला। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस अंदाज से हैंडल नहीं करना चाहिए था। ठीक है, जब कोई मज़ामत इस तरह की होती है जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचता है या आपके गैर मुल्की मेहमान आए हैं तब तो आप हैंडल करते हैं, लेकिन उससे पहले कई दिन पहले इंटरनेट की बंदिश, कंटेनर लगाना, तो इससे क्या तासुर है? जब गैर मुल्की मेहमान आता है तो वो ये भी तो देखता है ना कि ख़बरें चल रही हैं, आपके गैर मुल्की जो नशरियाती इदारे हैं वो कह रहे हैं कि भाई इंटरनेट बंद है इस मुल्क में। मैं कल ही हमारे एक दोस्त ने कहा कि यहाँ पर उन्होंने IT का ऑफिस खोला था बहुत बड़ा, तो मैंने उनसे पूछा क्या सिचुएशन है। उन्होंने कहा हमारे पास 3 मेजर ऑर्डर थे, एक UK से था, एक कनाडा से था और एक दुबई से था। 2 जो हैं वो पिछले महीने उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा आपके यहाँ नेट की सिचुएशन नहीं ठीक, आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आप मुझे प्रोडक्ट ही नहीं डिलीवर कर सकते क्योंकि नेट सही नहीं है आपके पास, क्योंकि जिन्होंने इतने पैसों की इन्वेस्टमेंट की होती है। यही हाल हमारे अब हमारा IT सेक्टर देखें दूसरा। तो ये इस वक्त जब मईशत को IT सेक्टर की, पैसों की, लोगों की ज़रूरत है, उस वक्त में हुकूमत सियासी जमात तहरीक इंसाफ को हैंडल करने के लिए सब कुछ बंद कर दे या मुल्क बंद कर दे तो उसका ज़्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ को नहीं है, वो अपोजिशन में है, वो हुकूमत को है। हुकूमत मईशत को ख़राब कर रही है, हुकूमत अवाम में बदएतमादी पैदा करती है जब इस तरह के सख्त इक़दाम करती है, तो ये मिस हैंडल हुआ है। और फिर दूसरी बात ये कि तहरीक इंसाफ का भी मुजाहरा या एहतजाज घर से निकलता नहीं है, तो हमें जो वुज़रा हैं वो सुबह से लेकर शाम तक बताना शुरू कर देते हैं कि ये लोग ठीक हैं, ये ठीक नहीं हैं, ये ऐसे निकले हैं, वैसे निकले हैं। इससे भी आप अपना टाइम भी उन्हीं चीज़ों पे लगा देते हैं जिन पे नहीं लगना चाहिए, बल्कि आपने ठीक कहा कि तहरीक इंसाफ की प्रमोशन भी करते हैं आप। एग्जैक्टली तो कि आप एक वुज़रा को सुबह से शाम तक सुन रहे हैं, मुस्लिम लीग नून का जो वज़ीर आ रहा है उसकी बात वही शुरू हो रही है, तहरीक इंसाफ से इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, अपनी कारकर्दगी, अपनी चीजों पे बात करने को तैयार नहीं है। और आम आदमी को ये पता है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने तहरीक इंसाफ के वोटर से भी जब मिलते हैं या आम आदमी भी ये कहता है कि यार अब वो आम आदमी चाहता है कि उसको उसकी सहूलियात जो है वो मिले, उसे पानी, बिजली, गैस ये वक्त पे मिले, बेसिक चीज़ें हमें मिले। उनको आप यकीन माने, मैं सर्वे करता था, लोगों से पूछता था, लोग कहते थे कि अच्छा इलेक्शन करवाने से क्या फ़ायदा होगा, यानी इलेक्शन से पहले ये सूरत हाल थी। इलेक्शन करवाने के बाद भी लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा इससे क्या फ़ायदा होगा इस सारी एक्टिविटी का। तो लोगों की निज़ाम के ऊपर बदएतमादी फैलती है, ज़्यादा बढ़ती है। Absolutely. आप अगर बात करें, आप कहेंगे ठीक है ये मुल्क चल रहा है, एहतजाज भी हो रहा है कहीं पे, लेकिन आपने इस मुल्क को आगे लेके चलना है। ज़्यादातर लोगों का मसला पानी, बिजली, गैस, बुनियादी सहूलियात है, ना कि इमरान खान ना नवाज शरीफ। एग्जैक्टली सच्ची बात तो ये तो अगर रियलाइजेशन हो जाए तो हालात वाक़यात बेहतर हो जाए। थैंक यू वेरी मच फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फ़ारूक शहबाज बड़ाइच हमारे साथ मौजूद है जी, सहाफ़ी हैं और मुख्तलिफ जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क के अंदर है, चाहे वो अपोजिशन के महाज पे या हुकूमत के महाज पे, उन चैलेंजेस के हवाले से अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने रिपोर्ट ये देखी और बड़ी इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट थी मेरे लिए भी। माइक्रो हेज़ल नेटवर्क जिसके बारे में हमने ये रिपोर्ट देखी भी है, ये जो ओवरऑल नेटवर्क है दरख्त और इंसानों की बका के लिए, आपको जैसे हमने रिपोर्ट में भी बताया कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऑब्वियसली ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को तो बरकरार रखता है, लेकिन अब विद टाइम जैसे जैसे हम अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, दरख्तों की कटाई की बात करते हैं, प्लांटेशन को अवॉइड करने की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें इस कुदरती नेटवर्क को ख़राब भी कर रही हैं। और क्लाइमेट चेंज एक बहुत मेजर इशू है ग्लोबली, लेकिन पाकिस्तान उन ममालिक में है, हम बारहा कहते हैं कि जिसका सबसे ज़्यादा असर जो है क्लाइमेट चेंज का वो पाकिस्तान के ऊपर है। तो इस हवाले से और हमें इस कुदरती नेटवर्क को किस तरह से महफूज करना है, इसमें क्या रोल अदा करना है, इस हवाले से बात करेंगे। अनम तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात हैं, हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अनम, ये जो रिपोर्ट भी हमने देखी, मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमें ये माइक्रो हेज़ल नेटवर्क जिसकी हम बात कर रहे हैं और ये जो एनवायरनमेंट के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन विद टाइम जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, हम मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ये डैमेज हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि माइक्रो हेज़ल नेटवर्क है क्या। हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फंजाई या फिर फंगस।
तो फंगस की एक एसोसिएशन होती है प्लांट्स की रूट्स के साथ, जिसको हम कहते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। जिस तरह से हमने अभी डॉक्यूमेंट्री में भी देखा था कि माइकोराइजल एसोसिएशन प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है, उनको न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके देती है, उनका जो सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन है उसको इन्हांस करती है और प्लांट्स की ग्रोथ में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। तो अब प्रॉब्लम ये आता है कि जैसे जैसे हम अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, दरख्तों की कटाई होती जा रही है, और जैसे डॉक्यूमेंट्री में भी मेंशन किया गया था कि जो माइकोराइज़ा है वो ज़्यादातर जो पुराने ट्रीज़ हैं, ओल्डर ट्रीज़ हैं, उनके साथ स्ट्रॉन्गली लिंक्ड होते हैं। अब जैसे ही हम किसी पुराने दरख्त को काट देते हैं, जितनी देर में एक नया दरख्त ग्रो करना शुरू करता है, अभी उसकी वो माइकोराइजल एसोसिएशन डेवलप नहीं हुई होती कि हम उसको भी दोबारा से काट देते हैं। इसका लॉन्ग रन में ये नुकसान आता है कि हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी, उसकी ज़रखेज़ी जो है वो ग्रेजुअली ख़त्म होती जा रही है। ज़रखेज़ी ख़त्म होगी, ज़ाहिर सी बात है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ट्रीज़ का जो सर्वाइवल है उस तरीके से पॉसिबल होगा। फिर ये कि ये वो वाले हमारे इन्वायरमेंट के हीरोज़ हैं जो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन जिन्होंने पूरे इन्वायरमेंट का बर्डन अपने नाजुक से शोल्डर्स के ऊपर, जो कि अगेन हमें नज़र नहीं आते, उसके ऊपर उठाया हुआ है। तो इस बैलेंस को मेंटेन करना ज़रूरी है। सबसे बड़ा जो हमें काम कर सकते हैं वो यही है कि हम ट्रीज़ की ना सिर्फ प्लांटेशन करें बल्कि उनका प्रॉपर्ली ख्याल रखें और उनको डिफॉरेस्टेशन की तरफ जाने से बचाएं। अच्छा अनम, अभी आपने ख़ुद भी बात की कि हमें रियलाइजेशन नहीं है कि हम एक पुराना दरख्त है। इवन जब आई रिमेंबर कि हम कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जब देखते हैं, जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है, तो जाहिर है ये कोई दरख्त एक साल में नहीं बनता, इसको कई साल लगते हैं, और इतने इतने पुराने दरख्त हैं, जाहिर है उनका एक रोल है। और वही बात है कि एक अनसीन से हीरोज़ हैं ये हमारे, तो उनको हम उस तरह से रियलाइजेशन के फेज़ में भी नहीं है। डू यू थिंक कि अवेयरनेस की कमी से हमें, और जहाँ पे ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो बहुत सारे लोग जो इस सारे रोल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनको इस बात की रियलाइजेशन है कि हम ये क्या जुल्म कर रहे हैं अपनी एनवायरनमेंट के साथ, इंसानों के साथ, हैवानों के साथ। मतलब ये एक बहुत बड़ा डैमेज है फॉर द लॉन्गर रन। बिल्कुल, मैं आपके साथ एग्री करती हूँ। इसमें सबसे बड़ा जो रीज़न है दैट इज़ द लैक ऑफ अवेयरनेस। अब बात ये है कि जिन लोगों ने तो FSC की होती है प्री मेडिकल में या मैट्रिक साइंस में, उनको फिर भी थोड़ा सा आइडिया होता है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। एक कॉमन सी एग्जाम्पल मैं आपको ये देती हूँ, मशरूम्स, खुम्बियाँ, जो कि अगेन फंगस की एक टाइप है। एक आम बंदा जाएगा जंगल में, उसने उसको तोड़ देना, उसके ऊपर पाँव रख देना। एक वो बंदा जिसको रियलाइजेशन है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो उसका ख्याल रखेगा, उसके ऊपर पाँव नहीं रखेगा। तो अगर यही वाली रियलाइजेशन हम बिल्डर्स को, लैंड जोनिंग जो करने वाले लोग हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनको भी दे देते हैं, तो मेरे ख्याल में वो किसी पुराने दरख्त को काटने के बजाय उसको वहीं पर कंजर्व करने की कोशिश करेंगे, ये जानते हुए कि इस दरख्त के ऊपर हम इंसान भी डिपेंड कर रहे हैं, परिंदे भी डिपेंड कर रहे हैं, फंजाई जो माइकोराइज़ा है वो भी डिपेंड कर रहा है, और माइकोराइज़ा के ऊपर भी वो ट्रीज़ खुद से डिपेंड कर रहे हैं। तो अवेयरनेस डेफिनेटली इनएविटेबल है। अच्छा अनम, अभी आपने बात की कि हम उनको प्रिजर्व करें। हमारे यहाँ प्रिजर्व करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने अभी लास्ट टाइम एक रिपोर्ट भी मैंने देखी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, कि एक दरख्त को प्रिजर्व किया गया था मशीनरी के थ्रू, उसको उठा के दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। दो के ये एक बहुत, जो के लिए टेक्निकल टर्म्स में हम कहेंगे ये बहुत मुश्किल काम है, तो होगा, लेकिन दुनिया भर के अंदर लोगों को इस बात की रियलाइजेशन है। मैं अपनी एशियन कंट्रीज़ की बात करती हूँ, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारे यहाँ डू यू थिंक कि रियलाइजेशन है कि हम प्रिजर्व करने की तरफ भी जा सकते हैं, ना कि हम सिर्फ उनको काट दें और हमें पता ना हो कि ये हम 100 साल पुराना दरख्त काट रहे हैं या 200 साल पुराना दरख्त है जिसको हमने काट के एक प्रॉपर बैलेंस को आउट किया है। हम प्रिजर्वेशन की तरफ तो भी जा सकते हैं। प्रिजर्वेशन की तरफ बिल्कुल हम जा सकते हैं, लेकिन इसके बारे में रियलाइजेशन भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है। और जिस जगह पर अवेयरनेस है वहाँ पे हर कोई अपनी कॉस्ट सेविंग की तरफ जाता है। कोई नहीं चाहेगा कि वो अपने बजट में से इतने लैक्स को कट डाउन करके तो किसी एक दरख्त की शिफ्टिंग की तरफ जाए। उसके अंदर वो उनके सारे फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होते हैं। उनको लगता है कि एनवायरनमेंट की कॉस्ट ज़ीरो है और जो उनकी जेब से पैसा लग रहा है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो वो इस चीज़ की तरफ नहीं आते हैं। बट वही बात है कि अगर हम उनको इस चीज़ की बारे में अवेयरनेस दे देते हैं और ये बताते हैं कि ये चीज़ इन द लॉन्ग रन उनके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है, क्योंकि ये बात शायद मैं पहले भी एक दफ़ा कर चुकी हुई हूँ कि एनवायरनमेंट का जो डैमेज है, जो हार्म है, वो हमें फ़ौरन नहीं फ़ील होता, लेकिन वो आने वाली नस्लों के लिए इस लेवल पर है कि फिर हम उसको कंपेंसेट नहीं कर सकते। अनम बात करिए कि अब फ़ौरन नहीं होता, इवन हम जिस फेज़ में से गुजरे हैं ये शायद उसकी
क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से हम सब कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, और ये शायद बहुत सालों पहले चीज़ स्टार्ट हो गई थी जिसको अब हम फेस कर रहे हैं एक्सट्रीम वेदर्स की कंडीशन में या किसी भी कंडीशन में, और ये विद टाइम बढ़ आए। हमें ये चीज़ अंदाज़ा हो रही है, आपको लगता है कि पॉलिसी मेकर या जिनकी हम बात करें कि जो क्लाइमेट चेंज जिसमें से हम सब गुजर रहे हैं ये आगे जाके वर्स होगा हमारी जनरेशंस के लिए, और इसको कंट्रोल करने के लिए हमने तो अभी कुछ स्टार्ट भी नहीं किया। आई डोंट थिंक सो। डू यू थिंक? मुझे ये लगता है कि मैं गवर्नमेंट को तो नहीं एक्चुअली ब्लेम करूँगी ऑन एनीथिंग लाइक दैट, बट मुझे ये लगता है कि जो हमारा पॉलिसी मेकर है उसके इंटरेस्ट में एनवायरनमेंट नहीं है। एग्जैक्टली मतलब हमने तो भी इनिशिएट भी नहीं किया वो प्रोसेस के जिससे हम सोचें कि हमने बचना है इस चीज़ से। हमारा सारा फोकस होता है कि हमने समहाउ जिस अभी कॉप हुई थी, हमारी जो कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन हुई थी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसमें भी हमारा सारा फोकस था कि हम कितना फ़ंड जो है वो प्रोक्योर कर सकते हैं कि समहाउ उसको हम इन्वेस्ट करें, बट से हम किसी तरीके से कुछ बजट ले भी लेते हैं, फंड्स ले भी लेते हैं। इस चीज़ की क्या श्योरिटी है कि वो वाकई एनवायरनमेंट के ऊपर या क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए यूटिलाइज होगा? अगर हम उसका, मुझे जो लगता है कि हम उसका सिर्फ 40% भी सिंसियर होके डेडिकेटेड होके स्पेंड करें उन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए, तो हम इन इश्यूज़ को बड़े अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली एड्रेस कर सकते हैं। अच्छा अनम, क्या हो सकता है? अब देखिए, हम पॉलिसी मेकर्स की तो बात करें, हम किसी को ब्लेम नहीं करें, आप मैं हम कहीं ना कहीं कुछ किसी ना किसी सतह पे इसके जिम्मेदार हैं, हम इससे बरी जिम्मा नहीं हो सकते कि हमने रोल अदा नहीं किया। बट व्हाट शुड वी डू? हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले वही बात है कि हम अवेयरनेस लेवल पर आएँ। शायद आपने ये बात आप भी जानती होंगी कि जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बच्चों को उनके जो प्री स्कूल एज है वहीं से नेचर में ले जाके विल्डरनेस वॉक्स करवाई जाती हैं, नेचर के हर कंपोनेंट से रिलेटेड उनको अवेयर किया जाता है। खुद ब खुद वो बच्चे जब ग्रो करते हैं उनको पता होता है कि किस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो ये कि अगर हम इसको इसी रूट कॉज लेवल पे एड्रेस कर लेते हैं तो हमारी आने वाली नस्लें इतनी अवेयर होंगी, उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि हमने किस चीज़ को किस तरीके से प्रिजर्व करना है। फिर सेकंड ये कि अभी हम क्या प्रैक्टिकल मेजर्स ले सकते हैं, उसके अंदर वही है कि हम दरख्तों की रीग्रोथ की तरफ जाएँ, एफॉरेस्टेशन रीफॉरेस्टेशन की तरफ जाएं और डिफॉरेस्टेशन को डिस्करेज कराएं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच अनम, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। अनम तारिक माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद थी। जी, हम जिस ओवरऑल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, बैलेंस की बात कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह से दरख्तों की कटाई या डिफॉरेस्टेशन करते रहे तो आने वाले सालों के अंदर हमें अंदाज़ा नहीं है कि हम अपनी इन्वायरमेंट को कितना मेजर नुकसान पहुँचा रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज एज ए सेट के एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं अभी तक। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, अब क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। रोज़ आती हूँ, रोज़ सोचती हूँ आज क्रिकेट पे अच्छी बात होगी, लेकिन रात गए कुछ ऐसा होता है कि हालातों वाक़यात ही बदल जाते हैं। और अभी हम पहले पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका जो सीरीज़ जारी थी उसमें पाकिस्तान की T20 मैच में पहली शिकस्त को हमने डिस्कस किया था, लेकिन अब एक और धचका या चैलेंज जो पाकिस्तानी टीम को दरपेश हुआ है उसमें जो हेड कोच हैं जसिन गिलस्पी, उनके इस्तीफ़े के हवाले से ख़बरें आई और वो इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया। उसके बाद आकिब जावेद को अबूरी जो हेड कोच है वो मुकर्रर कर दिया गया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा धचका है क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब भी हमारी टीम के लिए कोई भी ऐसा फॉरेनर हेड कोच आता है, इससे पहले भी हमने जो इस्तीफ़े देखे हैं उनको पाकिस्तानी जो कह लें क्रिकेट टीम है या पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड है उसके ऊपर बड़े मनफी असरात जाते हैं दुनिया भर में कि एक हेड कोच को या किसी भी ऐसे फॉरेनर प्लेयर को यहाँ पे लाया जाए टीम की मेंटोरशिप के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, और उसका इस तरह से चले जाना ज़ाहिर एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है। इस हवाले से शकील खटक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे स्पोर्ट्स के कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं और इस हवाले से हमें आगाह भी करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच शकील, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। ये क्या हुआ, नए हालातों वाक़यात आ गए हमारे सामने? नहीं आ तो गए। देखें, आपकी एक बात मुझे अच्छी लगी कि इसका इंप्रेशन बड़ा नेगेटिव जाता है पूरी दुनिया में। अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो इसका इंप्रेशन तो नेगेटिव जाता ही है, लेकिन इसके बैकडोर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनसे शायद आम जो व्यूअर है, जो आम सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस करता है, उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि पीछे हो क्या रहा था। अब जैसन गिलस्पी ने जैसे रिज़ाइन किया, हमारी नज़र में तो ये एक्सपेक्टेड था,
लेकिन आम जो जनता बैठी हुई है, आम जिनको नहीं पता, जो कि सिर्फ मैच देखते रहते हैं टीवी पे, उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि शायद वो रिज़ाइन करेगा। ठीक है। बेसिकली उनके कई सारे ऐसे इश्यूज थे जिनके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इख्तिलाफात उठना शुरू हो गए थे। के? हाँ, जैसन के लास्ट इंग्लैंड सीरीज जब हुई थी, आपको याद है कि पहला मैच हम हारे थे मुल्तान में, उसके बाद फिर पीसीबी ने हंगामी बुनियादों के ऊपर नई सिलेक्शन कमेटी बनाई। बिल्कुल ठीक अब है। जब सिलेक्शन कमेटी से आपके हेड कोचेस को निकाल दिया तो डेफिनेटली आपको भी, मैं अगर किसी ओहदे से उठाता हूँ एकदम, तो फिर आपको दुख तो होगा। तो खैर वो पीसीबी का बिल्कुल ऐसी है। बहुत शदीद ऑफेंड होंगी। तो पीसीबी ने तो अपनी तरफ से बड़ा अच्छा डिसीजन किया था, उसके रिजल्ट भी हमने देखे, बड़े पॉजिटिव रिजल्ट आ गए थे कि सिलेक्शन कमेटी ने आते साथ ही टीम में कुछ ऐसी चेंजेस की, जैसे बाबर, रिजवान, अपना शाहीन को बिठा दिया, रेस्ट करवा दिया गया था उस टेस्ट सीरीज में, हमने नोमान को लेके आ गए, साजिद को लेके आ गए थे और बड़ा अच्छा रिजल्ट आ गया था। तो जैसन चाह रहा था कि मुझे सिलेक्शन कमेटी के से क्यों निकाला और सिलेक्शन कमेटी में मुझे बरकरार रहना चाहिए था। एक तो उनको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा था कि जहाँ से इख्तिलाफात बेसिकली शुरू हो गए थे। उनकी सही रिजर्वेशन थी इस हवाले से कि एक हेड कोच का उस सिलेक्शन कमेटी के अंदर होना? नहीं, आई डोंट थिंक सो। उसकी रीज़न क्या है कि आप इंटरनेशनली जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स उठा के देख लेना, वहाँ पे कोच का इनपुट ज़रूर होता है, बट सिलेक्शन के मामलात सिलेक्शन कमेटी करती है, जो सिलेक्टर्स होते हैं वो करते हैं। ठीक है, ये हर जगह पे ऐसे ही चल रहा है। हाँ, इनपुट जाहिर सी बात है कि आपने देखा हुआ है, हाँ होनी चाहिए, उनको पता है, वो भी प्लेयर्स को देखते रहते हैं। दूसरा जो सबसे मुझे अच्छा जो पॉइंट एक लगा है ना, जो पीसीबी का था कि यार आप सिर्फ सीरीज टू सीरीज ना आए, जो गैरी क्रिस्टन के साथ था, जैसन को ये कहा गया था कि आप यहाँ पर आए, आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर देखें, चैंपियंस कप हो रहा है, वनडे कप हो रहा है, बाकी जो हमारा डोमेस्टिक हो रहा है उसमें आप देखें, आप प्लेयर्स को पिक करें, प्लेयर्स को पहचानें, जो हमारा रॉ टैलेंट नीचे से आ रहा है, ताकि आपको भी आइडिया आता रहे और आप प्लेयर्स के साथ भी घुल मिल जाएंगे इस तरह। अब ऐसे तो नहीं है कि आप आएंगे मेहमान की तरह आ गए, सीरीज आपने कर ली और फिर चले गए। एक तो ये चीज़ थी कि जैसन को उस चीज़ के ऊपर था कि नहीं, मैं सारा साल तो यहाँ पर रह नहीं सकता, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में था कि 12 महीने में आपको 1 महीना की छुट्टी है और 11 महीने अपने काम करना है। ओके। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, सीरीज आ गई तो आप खेल लिए, उसके बाद चले गए। ठीक है। फिर उन्होंने दोनों फॉर्मेट का, मतलब वाइट बॉल और रेड बॉल दोनों का, वो कोच बनने का कहा कि भाई मैं कोच बनना चाहता हूँ, दोनों का मुझे बना दें। जब गैरी चला गया था तब उन्होंने ये भी बोला कि मुझे पैसे भी थोड़े से बढ़ा दें। अब पीसीबी ने वो बात नहीं मानी। अब फिर कल एक इशू हुआ टिम नेल्सन का, जो हमारे हाई परफॉर्मेंस के रेड बॉल के कोच थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी ने नहीं बढ़ाया। अब पीसीबी का जाहिर सी बात है बैकडोर पे वो अपना भी सोचते हैं, अपनी पॉलिसी है जो कि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो कि हमें अच्छे नताज भी मिले थे, टीम के भी, टेस्ट सीरीज़ में भी हम लंबे अरसे से नहीं जीते थे। टिम नेल्सन का जब कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं हुआ तो उसके बाद फिर जैसन साहब वो थोड़े से गुस्से हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं साउथ अफ्रीका नहीं जाऊँगा। पीसीबी ने ज़ाहिर सी बात है उनकी जो भी गुफ्तगू हुई है वो रहने दें, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं नहीं जा रहा और फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ठीक है। हालांकि उन जो वक्त से पहले उन्होंने रिज़ाइन किया और उनके एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट से भी पहले रिज़ाइन किया, तो मतलब अब नोटिस पीरियड देते हैं जब आप रिज़ाइन करते हैं, तो वो भी कंप्लीट नहीं किया और पीसीबी को बता दिया कि मैंने रिज़ाइन कर दिया। ये टोटली स्टोरी है जैसन गिलेस्पी के रिज़ाइन की। अब इसको आप जिस मर्जी एंगल में ले, क्या आएगा पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, पहला ही T20 मैच है जो कि हम हारे हैं और आपके ही अल्फाज थे कि हारे नहीं है, हमने उनको जिताया है। तो ये बताएं कि ये कैसे होगा फिर आगे? नहीं देखिए, हार जीत होती रहती, हम ये नहीं कहते, लेकिन खिलाड़ी, अगर जैसे चेयरमैन भी कहते थे ना कि खिलाड़ी हार जीत होती रहती, मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन खिलाड़ी फाइट करके हारे, मजा तब आता है। हम लोग भी यही कहते हैं कि आप लोग फाइट करके आते हैं ना, हमें कोई इशू नहीं है। आप किसी भी टीम के साथ, चाहे वो आप जिम्बाब्वे से भी आते हैं ना, लाना करे दोबारा से, अगर आपने फाइट किया, क्योंकि फाइट जब आप करते हैं तो आप नजर आते हैं ग्राउंड में कि आप वाकई जान लड़ाते हुए नजर आते हैं। ये नहीं कि आप पहले से हथियार डालते। तो आज भी मुझे तो कम से कम है कि अगर टीम में ज़ाहिर सी बात है चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, जो प्लेइंग 11 था वही प्लेइंग 11 होनी चाहिए और उम्मीद है कि सेम प्लेइंग 11 के साथ हम दूसरे T20 खेलने के लिए जाएंगे। लेकिन बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी सी तब्दीली बनती है। देखिए, बाबर और रिजवान दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि एंकर रोल प्ले करते हैं T20 में। आप ये नहीं कह सकते कि वो पावर हिटिंग, आपने पावर प्ले के अंदर जो अपोनेंट टीम है उनको प्रेशर में लाना होता है। अगर आप 6 ओवर्स के अंदर फट्टे पे 60 लगा देते हैं तो डेफिनेटली अगले टीम के ऊपर प्रेशर आ जाता है। अगर आप 6 ओवर में ही पहले पावर प्ले में 30 रन करते हैं, 36 करते हैं, तो आप ये तो ना सोचिए ना कि मैं अगले बंदे को प्रेशर में लेके आऊँगा। तो बैटिंग ऑर्डर में चेंज होना चाहिए। रिजवान या बाबर में से एक को वन डाउन आना चाहिए, जैसे पहले भी होता रहा। आप साइम को ऊपर भेजें, ठीक है, ताकि अगर रिजवान आपका उनके साथ रोक रहा है, ब्लॉक कर रहा है, साइम को मौका दे, वो हिटिंग करे। अब इधर से बाबर भी रोके, उधर से रिजवान भी रोके,
तो ऐसे तो फिर मेरा ख्याल है काम ऐसे नहीं चलेगा काम। और ऐसे कैसे चलेगा काम के आ रहे हैं फॉरेनर कोचेस और वो आके रिजाइन कर रहे हैं, उनके कंसर्न्स अपनी जगह, लेकिन पीसीबी और ऑलरेडी पाकिस्तानी टीम, हम बार बार बात कर रहे हैं कि चैलेंजेस से 2-4 है और हमें इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है। शकील, अब इतने कोई बड़े चैलेंजेस मुझे नज़र नहीं आ रहे। उसकी रीज़न ये कि अब आकिब जावेद को अगर आप लेके आए हैं तो देखिए आकिब का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कोचिंग में, ठीक है, नॉट जस्ट हमारी फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी वो कोचिंग करके अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप में श्रीलंकन टीम के साथ है, ठीक है, तो उनका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कोचिंग के अंदर। अब अगर उनको जिम्मेदारी दी गई है, हाँ, इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि बर्डन ज्यादा हो गया। अब 3 फॉर्मेट है, T20 है। मैं सॉरी इंटरप्ट करी, उससे पहले भी हमने देखा है कि जब एक शख्सियत को 3-4 रोल इकट्ठे दिए जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं इनपुट सही से नहीं दे पाते हैं। सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी आकिब के पास, कन्वीनियर भी है सिलेक्शन कमेटी के, फिर आपने T20 भी देखना है, फिर आपने ODI भी देखना है, आपने टेस्ट भी देखना है, फिर आपने डोमेस्टिक भी देखना है, और अब आप हेड कोच भी हैं, और आप हेड कोच भी हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें करना, मेरा ख्याल है वो कोई उनके साथ ना वो कोई गैबी किस्म की मदद होनी चाहिए कि वो आकिब जावेद, एक साउथ अफ्रीका बैठा हुआ है, एक आकिब इस वक्त पिंडी में बैठा हुआ है, चैंपियंस T20 कप भी देख रहा है कि हर तरह से टैलेंट देखे, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उम्मीद है कि वो अच्छे तरीके से कैरी ऑन कर लेगा। उसकी हम सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। अब ठीक है, हम मानते हैं कि आकिब जावेद बहुत अच्छे हैं, उनका एक्सपीरियंस है और आई एग्री ऑन दैट, बट माई पॉइंट इज कि हमारे पास सिर्फ एक आकिब जावेद तो नहीं, हमारे लेजेंड्स में वी हैव अ लॉट ऑफ, आपके सारे लेजेंड्स काम कर रहे हैं, आपका वकारी यूनुस नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन हम और लोगों को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे आपने अगर वकार यूनुस की बात की है या आपने अजहर महमूद की बात की है, लेकिन स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जिनको हम मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस के ऊपर यूटिलाइज कर सकते हैं। सिर्फ आकिब जावेद को सारी जिम्मेदारियां देना, उनके साथ भी तो कहीं ना कहीं ज्यादती है। ये नहीं, ज्यादती तो खैर नहीं कहेंगे, मैं भी आपको अच्छे पैसे दूंगा तो आप भी कहेंगे कि नहीं मुझे और काम देते। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट अगर हम बात करें तो ऐसे नहीं है। जो आकिब जावेद हैं वो इस वक्त अबूरी हेड कोच है, मतलब मुस्तकिल नहीं तैनात किया गया, वो चाहे वाइट बॉल में है चाहे वो रेड बॉल में है, अभी अबूरी हेड कोच हैं। दूसरी जहाँ तक बात रही हमारे बाकी लेजेंड्स की, वसीम अकरम के साथ भी रब्ता हो चुका है और वसीम अकरम ने पहले ही कह दिया हुआ कि वो ऑलरेडी इतने कामों में के अंदर बिजी हैं तो वो नहीं कर सकते। बाकी चाहे आप सकलैन मुश्ताक है, चाहे मुश्ताक अहमद है, चाहे वकार यूनुस है, उस तरह जितने भी लेजेंड्स हैं आपके, वो आपके साथ काम कर रहे हैं। कोई चैंपियंस कप में काम कर रहा है, कोई मेंटोर्स की हैसियत से काम कर रहा है, कोई अंडर 19 के साथ काम कर रहा है, कोई नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर। तो हमारे जितने स्टार्स हैं साहब का, वो किसी न किसी फॉर्म में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इस वक्त इंटैक्ट हैं और वो काम कर रहे हैं, और वो डेफिनेटली खुश हैं। अब मतलब ऐसे नहीं है कि उनको सैलरीज नहीं मिलती, ये वो सारा जो हम दुनिया के मसाइल होते हैं, हाँ वो बिल्कुल पूरे मिल रहे हैं उनको, जैसे बाकी कोचेस को मिलते हैं सेम उसी तरह से उनको मिलते हैं। अब अजहर अली हैं, वो भी ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। बाकी जितने भी क्रिकेटर्स हैं, तो एक अच्छा खासा इस वक्त पीसीबी अपना बैकडोर के ऊपर अपना सेटअप बना रहा है, काम कर रहा है, चाहे वो हम डोमेस्टिक भी बात कर रहे हैं, चाहे ग्रास रूट के ऊपर बात कर रहे हैं, या चाहे नेशनल लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि मेंस क्रिकेट टीम, उसकी रीज़न ये होती है। अब जैसे हम आकिब की बात कर रहे हैं, आज आकिब हमें इसीलिए नज़र आ रहे हैं कि मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं, हमारे अंडर 19 टीम भी है, हमारी शाहीन्स भी है, हमारी विमेंस की टीम भी है, हमारी विमेंस अंडर 19 हमें आदत नहीं डाली ना शकील इन्होंने उसके बारे में बात करने की, हमें आदत ही मेंस टीम की बात करने की। थैंक यू वेरी मच, टाइम खत्म हो गया। शकील खट्टक हमारे साथ मौजूद थे जी। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई है पीसीबी के अंदर उस पर बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अब आपकी मुलाकात हम एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान से करवाने वाले हैं। डॉक्टर उबैदुर रहमान पाशा इनका नाम है जी, जो कि समाजी कारकुन भी हैं, डॉक्टर भी हैं। इनके हवाले से अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इनका बताऊं तो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बानी और सदर भी हैं, जो कि महरूम तबके के हवाले से खासा काम भी कर रहा है, उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के हवाले से कोशिशें कर रहा है। इसके तहत उन्होंने सेहत की देखभाल हो, तालीम हो, माहौलियाती पायदारी के हवाले से मुख्तलिफ मनसूबों की जो कह लें क़यादत भी की है, लीडरशिप भी की है। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो मेडिकल कैंप्स हैं उसके ज़रिए देही इलाकों में
सैकड़ों अफराद को मुफ्त तिबी खदमात भी फराहम की हैं। वो पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट में सेक्रेटरी लिटरेसी और यंग लीडर मिनिस्ट्री में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे भी अपने खदमात सर अंजाम दे चुके हैं और उबैदुर्रहमान पाशा को उनकी खदमात के तरफ में डयाना अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। उनके काम के हवाले से माशाल्लाह इनका पोर्टफोलियो बहुत ज़बरदस्त भी है और उनकी अचीवमेंट्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप सुनाइए कैसी? मैं बिल्कुल ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको इस अवार्ड के लिए। डेफिनेटली हमारे लिए बड़ी अच्छी और खुशाइंद बात है, फ़ख्र की बात है कि आप जैसे टैलेंटेड और इतने ज़बरदस्त लोगों को इस तरह के अवार्ड्स मिल रहे हैं। हम चाहेंगे थोड़ा सा आप हमारे देखने वालों को भी अपने काम के हवाले से बताइएगा और कैसा लग रहा है इस अवार्ड को जीतने के बाद। उससे पहले तो बहुत शुक्रिया पब्लिक न्यूज़ का जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और बिल्कुल ये एजाज़ की बात है, ये फख्र की बात है कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया कंट्रीज, और बहुत अच्छा फील होता है जब अप्रिसिएशन मिलती है पाकिस्तानियों से। और जैसे आपने मुझे इनवाइट किया तो हमारा हौसला और भी ज़्यादा बुलंद हो जाता है और भी ज़्यादा डेडिकेट हो जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसके अलावा हमें अपने काम के हवाले से बताएं, कब से आप इस तरह के मुख्तलिफ हम कैंप्स की बात कर रहे हैं और मेडिकल की फील्ड में या हेल्थ केयर में आपकी खिदमत बड़ी ज़बरदस्त हैं। जी बिल्कुल, मेडिकल में एक्चुअली इस वजह से क्योंकि हमारा बैकग्राउंड मेडिकल से था, और जनूबी पंजाब में खास होकर हमारी सहूलियात जो है सेहत की उसका बहुत ज़्यादा फुकदान है, जिसकी वजह से हमने इस चीज़ को देखा और एनालाइज किया कि यहाँ पर काम करना चाहिए। यहाँ पर लोगों को हेपेटाइटिस बी, सी, HIV इनका बहुत ज़्यादा नहीं पता था, इससे बचाव किस तरह किया जाए, और इसके अलावा बेसिक टेस्ट जो है किस तरह से किए जाएँ। तो सेहत की सहूलियात ना सिर्फ बल्कि आगाही भी बिल्कुल ना होने के बराबर थी। इसकी वजह से फिर हमने ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, और उसके साथ साथ हमने कुंदन ब्लड सोसाइटी भी स्टार्ट की, जिसमें वहाँ पर हम जाते थे और उन लोगों को जो है वो ब्लड डोनेट करते थे जिनको ब्लड की जरूरत होती थी, और फिर डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे सेशन सेमिनार्स करवाते थे जिनको बताते थे कि अगर आपको कोई भी मसला हो, परेशानी हो, उससे किस तरह से निपटा जाए। और इसके अलावा CPR जिसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं, वो एक इंसान को किस तरह से देनी चाहिए, और ST112 उसमें आप किस तरह से एक बेसिक तिबी सहूलियात दे सकते हैं, ये सब इसमें शामिल है। और इन्हीं मेडिकल फील्ड में आपकी जो कंट्रीब्यूशन है इसी वजह से आपको ये अवार्ड भी मिला है। अच्छा, मैं जनूबी पंजाब की बात आपने की है और आपने कहा कि हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेके खासे चैलेंजेस वहाँ पे थे। अब विद टाइम डॉक्टर साहब कितनी बेहतरी आई है? ज़ाहिर है हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसमें बहुत सारे अपनी जगह पे अभी तक चैलेंजेस मौजूद हैं। ये सिर्फ जनूबी पंजाब की नहीं, अगर हम ओवरऑल हेल्थ सिस्टम की बात करें, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनसे हम बात भी करते हैं, वो कहते हैं कि जी बेहतर है लेकिन हमें मज़ीद इस पर काम करने की ज़रूरत है। आपकी इस हवाले से क्या राय है? जी बिल्कुल, जो बेसिक सहूलियात जो है सेहत की उसका बहुत ज़्यादा फुकदान, खासतौर पर हमारे जनूबी पंजाब के जो छोटे इलाके हैं जिस तरह के खानपुर हो गया, लियाकतपुर हो गया, सादिकाबाद हो गया, और इससे भी अगर आप थोड़े से अंदर चले जाएं चोलिस्तान के इलाके में, वहाँ तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। वहाँ पर लोगों को साफ पानी तक मैसर नहीं। अगर वो साफ पानी नहीं पी रहे तो फिर आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि उनको कितनी सी किस किस किस्म की बीमारी राहत हो सकती है। बिल्कुल बेहतरी तो आई है और हम मानते भी हैं, लेकिन एक बेसिक तौर पर जब तक आप उनके बेसिक सहूलियात को फराहम नहीं करेंगे, उनके पास नहीं जाएंगे, तब तक इसका जो है वो कोई हल नहीं होगा। अच्छा उबैदुर्रहमान साहब, जिस तरह से हमने अभी बात भी की कि जब तक हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, अब जब तक ये चीज़ें मज़ीद बेहतर नहीं होती, व्हाट यू थिंक कि हम किस सतह के ऊपर, चूँकि स्टेट अपने तौर पे हमारा हेल्थ सेक्टर ज़ाहिर चैलेंजेस से दो चार है, क्या किया जा सकता है? क्योंकि जिन देही इलाकों की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो जनूबी पंजाब है या दीगर जगहों की, वहाँ पर इवन ओवरऑल हेल्थ के मसाइल बहुत ज़्यादा है और ख़वातीन को लेकर या उनसे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो एड्रेस होने की ज़रूरत है। हुकूमत पंजाब की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो अपने तौर पे उन्होंने कहा है जी मोबाइल एम्बुलेंसेस या दीगर चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद ख़वातीन, बच्चे, नौमौलूद बच्चे, उनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको केटर करने की ज़रूरत है।
जी बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको कैटर करने की जरूरत है, और उनको जैसे मैंने आपको बताया, जब तक वहां पर नहीं जाएंगे बेसिकली तौर पर, जब तक आप उनके बेसिक मसाइल नहीं सुनेंगे, उनको बेसिक डिस्पेंसरी और बेसिक जो है वो हेल्थ की सूरत हाल से आगाही नहीं करेंगे, तब तक ये सारा कुछ नहीं हो सकता। लिटरली हम जब जाते थे, हम पूछते थे कि भाई आपको इन सारी चीजों का नहीं पता, ये टेस्ट होते हैं क्या? आप किसी सरकारी स्कूल में गए या किसी सरकारी हॉस्पिटल में गए तो वो कहते हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती और बाहर के टेस्ट लिख के दिए जाते हैं। ये सारी चीजें बीच में चलता है, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें सुनने में आती हैं हमें इस तरह की, कि इसके बावजूद हमने बतौर समाजी कारकुन, बतौर इन्फ्लुएंसर, हमारा ये मकसद था, हमारा ये काम था, हमें सारी ऐसी चीजों से बालातर होकर हमने ये काम किया, और इसी बना पर उन्होंने हमें हाईलाइट किया, और इसी बना पर हमें ये अवार्ड भी मिला। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मकसद यही है कि हम सियासी तौर पर किसी भी किस्म की कोई जो है वो इम्पैक्ट नहीं लेते, ना उसके साथ हमारा कोई रास्ता ना वास्ता है। हम सिर्फ एक बतौर ह्यूमैनिटेरियन हम काम करते हैं। बिल्कुल इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है, खासतौर पर औरतों के हवाले से। उनको अल्ट्रासाउंड की बेसिक चीजों का नहीं पता, किस किस ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड जरूरी है, कौन कौन से टेस्ट जरूरी है, और उसके अलावा कौन कौन से टेस्ट जो है वो आपको जाके करवाने चाहिए। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर वहाँ पर डिपार्टमेंट बना हुआ, लेकिन उसके बावजूद में जो सपोर्ट मिली वो ये कि हमें लोकल लैंग्वेजेस आती थी, और हम उनकी बेसिक लैंग्वेज में जाकर हमने बात की उससे, उनके साथ बैठे और पूरा पूरा दिन अपने मेडिकल कैंप लगाए। और उसमें सिर्फ हम नहीं शामिल थे, रेस्क्यू गवर्नमेंट के लोग भी शामिल थे, पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे, जिन्होंने हमें साथ लिया, हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और इस तरह से फिर हम इसको लेके चलते रहे, और इंशाल्लाह हम इसको मजीद आगे एक्सपेंड करें। और इसमें जरूरी है, मैं ये कहना चाहूंगा, काम करना चाहिए पंजाब की गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस हवाले से, चोलिस्तान के खास तौर पर जरूर पंजाब की हिस्से को देखना चाहिए। अच्छा, अभी आपने बात की कि आपके साथ और लोग भी हैं, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन भी है या जिस तरह से आप लोग मिलके काम भी कर रहे हैं, कितने टीम मेंबर्स हैं जिनकी ये कोशिशें रहती हैं कि इन इलाकों में जाकर आप लोग कैंप्स वगैरह लगाएं, या जिन ब्लड बैंक की या ब्लड सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, हमारी ये पूरी एक टीम है, स्पेशलाइज्ड टीम है, जिसके अंदर डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद हैं। वो सारे के सारे यहाँ से मोबिलाइज होते हैं, उनकी डिफरेंट टीम्स हैं, वो डिफरेंट इलाके की डिफरेंट टीम्स होती हैं, वहाँ पर वो जाते हैं और वो मेडिकल कैंप करके आती हैं। उससे पहले पूरा हमारा एक प्री प्लान होता है कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक जाते हैं, और उससे पहले फिर हम जो रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं उनके साथ भी तामुन करके जाते हैं। रेस्क्यू वाले, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे हैं हमारे साथ, और डिपार्टमेंट रेस्क्यू मैं रियली अप्रिशिएट करूंगा, बहुत अच्छा काम कर रहा है। जब भी हमने उनको बुलाया हमारे साथ वो गए। और उसके अलावा न सिर्फ वो, बल्कि हर उस शख्स को इस पाकिस्तान की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करना चाहिए बतौर समाजी कारकुन, क्योंकि बतौर नौजवान सबका पाकिस्तान है, हमें सबको जो है ये इंक्लूड करना चाहिए और सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। एब्सोल्युटली। इन द एंड आप कुछ भी कहना चाहें, आपके बहुत सारे लोग आपको देख भी रहे होंगे अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपनी अचीवमेंट, चूँकि आपको डयाना अवार्ड भी मिला है, जाहिर है आपके बहुत सारी एफर्ट्स इसमें पुट होंगी, आप की होंगी, आपकी टीम मेंबर्स होंगे, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टू से। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बस पाकिस्तान के लिए काम करते रहिए। आप जिस इलाके में हैं, जिस नस्ल से हैं, जिस जुबान से हैं, आप सियासी तौर पर बिल्कुल बालातर होकर सिर्फ इस इंसानियत के लिए, इस कौम के लिए खिदमत करें, और ये भूल जाइए कि आप किस जगह से हैं, किस वास्ते से हैं। हर तरह के वास्ते से बालातर होकर इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करें, क्योंकि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उबैदुर रहमान पाशा, जिनको डयाना अवार्ड 2024 मिला है। इनकी मेडिकल फील्ड के अंदर जो खदमात हैं उसके हवाले से अपनी राय का इजहार भी कर रहे थे, अपनी अचीवमेंट के हवाले से भी बता रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे, और अब आपकी मुलाकात हम जिस शख्सियत से करवाने वाले हैं,
शायर हैं, अदीब हैं, उर्दू अदब के हवाले से इनकी कंट्रीब्यूशन बेपनाह भी है और उसके साथ साथ बेपनाह सलाहियतों से भरपूर एक उम्दा किस्म के शायर हैं। और इनकी जो शायरी है उसमें अदब के साथ साथ जो समाजी मौज़ूआत हैं या अवामी मसाइल हैं उसके हवाले से भी इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। सबसे बड़ी खसूसियत जो इनकी शख्सियत की वो ये है कि उन्होंने अदब को महज एक फ़नी इजहार के तौर पे नहीं लिया, बल्कि जो माशरे की हकीकतें हैं उसको उजागर करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, PhD डॉक्टर भी हैं, इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। तैमूर हसन तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, और मेरी तरफ से आप पब्लिक न्यूज़ के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का बड़ा ही आसान है, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें मौका दिया कि हम आपके काम के हवाले से बात भी करें, जहाँ पे आपकी शायरी का जिक्र कर रहे हैं और अभी मैंने कुछ ऑफ एयर आपकी गुफ्तगू भी सुनी। मैं चाहूँगी ज़रा अपने सफ़र को हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें, कैसा रहा? सफ़र बहुत अच्छा होता है, अंग्रेज़ी का सफ़र हो या उर्दू का। अंग्रेज़ी वाला मुश्किल होता है। असल में सफ़र होता ही मुश्किल है, और ज़िंदगी आसान जिसकी होती है उसकी तो ज़िंदगी ही नहीं होती मेरे नज़दीक। बहुत अच्छा रहा। मैंने मैट्रिक किया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ द ब्लाइंड फॉर द ब्लाइंड शेरावाला गेट लाहौर से। इंटर और ग्रेजुएशन अब जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ मैंने वहाँ से की। 90 में मैंने मैट्रिक किया, 95 में मेरी ग्रेजुएशन हुई FC कॉलेज से। फिर मैंने MA किया, फिर PhD मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की। MA में मैं अपने कॉलेज में टॉपर था, गोल्ड मेडलिस्ट था माशाल्लाह। तो शायरी के हवाले से यही है कि शायरी तुकबंदी तो करते थे। साइंस कॉलेज आए तो उस्ताद जाफ़र बलोच साहब से मुलाकात हुई। वो मुझे बाकायदा पढ़ाते नहीं थे, शायरी सुनी, फिर उन्होंने इस्लाह की, कुछ अरूज वगैरह सिखाया। मैं उनके बारे में यही कहता होता हूँ कि मेरी शायरी में अगर एक भी खूबी है तो उसकी बुनियादें जाफ़र बलोच साहब ने बांधी है, और जितनी खामियां हैं वो सारी मेरी अपनी अडॉप्ट करता है। उसके बाद जो है ना, वो पहली किताब मेरी 2003 में शाया हुई। मैंने हाल ही में उसका नया एडिशन, तीसरा एडिशन निकाला है, गलत फहमी में मत रहना के नाम से। दूसरी किताब मेरी 2015 में आई, तेरा क्या बना के नाम जी। ये दोनों किताबें मेरे आगे पड़ी हुई हैं जी, और उसका भी मैंने दूसरा एडिशन निकाला है। वाह। वक्फा इसलिए ज़रूर ज़्यादा हो गया था कि मैं PhD में लग गया। इस दौरान में गैरिजन से जॉब का आगाज़ किया 2002 तक। 1999 से 2002 तक गैरिजन बॉयज़ हाई स्कूल में पढ़ाता रहा। फिर साइंस पब्लिक सर्विस कमीशन में 8वीं पोजीशन आई मेरी, और मैंने गुजरांवाला में ज्वाइन किया। 2 साल मैंने वहाँ पढ़ाया, फिर टाउनशिप कॉलेज पढ़ाया, और आजकल मैं अपनी मादरे इल्मी साइंस कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से जॉब कर रहा हूं। ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो आज हम जिस तरह से उर्दू अदब की भी बात कर रहे हैं, तैमूर साहब आप पढ़ाते भी हैं, दरसो तदरीस से भी आपका ताल्लुक़ है। क्या आपने ऑब्ज़र्व किया अब तक की, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है स्टूडेंट्स को लेके? स्टूडेंट्स को लेके जी, स्टूडेंट देखिए, मैं इस हवाले से बड़ा बुनियादी नज़रिया रखता हूँ। स्टूडेंट्स आज से 200 साल पहले का भी वैसा ही था। अच्छा। जैसा अब है। ओके। नफ्सियाती तौर पे जो एज गुजार रहा होता है ना, वो रिबेलियस एज होती है। आपने भी गुजारी, आपसे पहले वालों ने भी गुजारी। इस उम्र का मसला ये है कि ये अलग जल्द अपने आप को साबित करना चाहता है। अब यहाँ आज के दौर में एक मसला पैदा हो गया है कि ये सोशल मीडिया ने हमारी सोचों को डायरेक्शन लेस किया हुआ है। यहाँ हमारे माशरे का बड़ा बुनियादी रोल है, सीनियर्स का बड़ा रोल है कि वो बच्चों को डायरेक्शन लेस ना होने दें। वो सोचते हैं लेकिन उसकी कोई समत नहीं होती। ये सोचने का अमल, ये बगावत का अमल, ये माशरे के मुसल्लमात का इनकार का अमल, ये नया नहीं है। सही। नया उसमें वसाइल का फर्क पड़ गया, जराए का फर्क पड़ गया। हमारे मीडिया का रोल
अब आप मीडिया पे बैठे हैं, इंशाल्लाह जल्दी मुझे ब्लैक लिस्ट कर देंगे। मैंने बीए में पढ़ी थी येलो जर्नलिज्म क्या होती है, तो मैं तो बेशतर उस डेफिनेशन के मुताबिक देखूं तो आपके तमाम चैनल्स नहीं तो बेशतर चैनल जर्नलिज्म नहीं येलो जर्नलिज्म कर रहे हैं, ज्यादा मायूसियां फैला रहे हैं, किसी डायरेक्शन पे नहीं चल रहे हैं। इसी तरह माशरे में भी यही मामला है। हम लोगों को अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक बनाना है, पॉजिटिव बनाना है रास्ते में। नई नस्ल के हवाले से सबसे बड़ा अलमिया यह है कि उन्हें डायरेक्शन देनी है और देने वाले दे नहीं रहे। ठीक है, बहुत बासलाहियत है हमारी नई नस्ल, पहलों से भी हमसे ज्यादा बासलाहियत है। यकीन कर लें, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स बहुत से हवालों से मुझसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जितना वो ये सोशल मीडिया को वो यूज कर सकते हैं या जदीद गैजेट्स के हवाले से वो जानते हैं, मैं तो उनकी गर्द को भी नहीं छूता। बिल्कुल, लेकिन अब जाहिर है उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा हो सकता है। मैं ज़रूर आप शायरों के किरदार के हवाले से बात करूंगी, लेकिन हमारे साथ चूंकि हमारे एक और किचन के अंदर शेफ़ भी मौजूद है, उनका तारुफ मैं करवा देती हूँ। आज हमारे साथ जी अहमद हमाद मौजूद हैं, सर्टिफाइड शेफ़ हैं और बड़े ज़बरदस्त खाने बनाते हैं, और आज तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बना रहे हैं जो आप सबके इंटरेस्ट का होगा। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अहमद। आपके मज़ेदार खाने मैंने खाए हुए हैं, मैं पहले ही बता देती हूँ अपने देखने वालों को, तो इस बात की तो गारंटी है आज जो खाना बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। तो अहमद मुझे ये बताएं कि आज आप क्या बना रहे हैं? आज मैं सबसे मशहूर चीज़ जो पाकिस्तान में एकदम से आई है वो है अलबेक ब्रोस्ट। बिल्कुल ठीक है, अलबेक चिकन, मैं फ्राइड चिकन बनाने जा रहा हूँ। सही है। ठीक है, घर में बनाएं, इजीली बनाएं और साफ इसकी सुथरा तो बड़ी बनाएं। हाइप बनी हुई थी अहमद अभी कुछ दिनों में कि जी पाकिस्तान में आ रहा है और ये इंटरनेशनल ब्रांड है, यहाँ पे लोग बड़े एक्साइटेड थे। इंजेक्टेड ब्रोस्ट वैसे भी काफ़ी चलते हैं, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली हैं अगर आप उनको देखा जाए। हाँ। तो वो 3000 to 4000 तकरीबन वो कॉस्ट करती है एक चिकन। आप इसको 1000 रुपीज़ में घर में इजीली बना सकते हैं और बहुत ही आसान है। विद इन 20 to 30 मिनट्स के अंदर ये आराम से बन जाता है। अच्छा, आप इसकी मैरिनेशन और जो भी करें वो हमें बता दें, फिर जब तक आप इसको बनाएंगे हम देखिए, ये मेरे पास सिंपल स्किन वाला चिकन है जिसको हम ब्रेस्ट चिकन कहते हैं। ठीक है। इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने कट किया है 8 पार्ट्स के अंदर, और इसके अंदर जो है मैं हॉट सॉस इंजेक्ट कर रहा हूँ। इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो मैं इंजेक्ट करूंगा ताकि इसके अंदर मैरिनेशन चली जाए, और इसके बाद इसको फ्लावर लगा के इसको हम डायरेक्ट फ्राई करेंगे। ओके, और डीप फ्राई करेंगे, राइट? डीप फ्राई करेंगे। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। इसके 8 पीसेस करके, और इसमें आपने सॉस कौन सी डाली है वो बता दें हमें। ये हॉट सराचा सॉस होती है। ठीक है। अच्छे किसी भी ब्रांड की आप हॉट सराचा सॉस लेके आप इसमें इंजेक्ट कर सकते हैं विद अनियन पाउडर एंड गार्लिक पाउडर। अनियन पाउडर एंड गार्लिक पाउडर, ठीक है, वो हम इंजेक्ट करेंगे। और टॉप की इसकी जो मैरिनेशन होगी चिकन की, वो सिंपल सॉल्ट के साथ होगी विद चिकन पाउडर। चिकन पाउडर, अगर कोई MSG यूज करना चाहे तो वो कर सकता है, अगर नहीं करना चाहे तो वो सिंपल सॉल्ट के साथ जो है ऊपर उसकी वो कोटिंग कर सकता है। और परफेक्ट, इसमें कोई एक्स्ट्रा मैरिनेशन नहीं जाती, और सर्व होगा ये गार्लिक सॉस के साथ। गार्लिक सॉस के साथ, परफेक्ट। अहमद, आप अपने काम को कंटिन्यू रखें और मैं तैमूर साहब की तरफ आती हूँ। तैमूर साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि हमारी यंग जनरेशन के अंदर टैलेंट बहुत है, हमें ऑप्टिमिस्टिक और उनको एक डायरेक्शन देनी है। तो इस सारे सिस्टम के अंदर, चूँकि आप जैसे माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं, दर्स व तदरीस के अलावा शायरी और दीगर चीज़ों से भी हम गाइड कर सकते हैं। डू यू थिंक कि ये इसमें आप सबका रोल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है? बुनियादी रोल है जी, बुनियादी किरदार है जी, हर शख्स का रोल है। ये तो इकबाल कह गया हो ना, हर शख्स है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हम असातिज़ा का रोल जिस हद तक है, क्लास की हद तक, तो हमने बनाना ही है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि शायर की हैसियत से जिंदगी का अक्स पेश करना है। अदब होता ही जिंदगी का अक्स है, उसमें मुख्तलिफ कड़वे मीठे सारे जज्बे मौजूद हैं, सारी कैफियत मौजूद है, आपके तजुर्बात मौजूद है। शायरी को हवा में की जाने वाली चीज नहीं है, ये जमीन से लेती है अपना सारा कुछ, इर्द गिर्द से लेती है, ये रद्द अमल भी पेश करती है, ये उम्मीदें भी पेश करती है, वो ये आंसू भी दिखाती है, ये मुस्कुराहटें भी दिखाती है। क्या बात है, ये सारा कुछ देती है। जिंदगी में जो कुछ है ये अदब ने देना है आपको, अक्स बन के आना है। हमारे माशरे की नुमाइंदगी, जहां तक आप असातिज़ा की बात करते हैं तो बुनियादी रोल है, लेकिन हमारे रोल की हैसियत आज के दौर में महदूद होकर रह गई।
जाहिर है यहाँ से मैं बैठा हूँ एक 100 बच्चों की क्लास में, आप बैठे हैं 1000 बच्चों को डील करने वाली, बिल्कुल ठीक है, तो मेरा रोल तो 100 का रह गया ना, और सोशल मीडिया बैठा है 1 लाख बच्चों को डील करने के लिए, ठीक है ना? तो मसला ये है कि हम लोगों को जिम्मेदारी अपनी अपनी निभानी है। बिल्कुल ठीक है, आपने भी शायरी की बात, सबसे पहले तो वालिदैन का रोल है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर चाहूंगी कि हम इस पे अगली बात पे जाने से पहले आपसे आपका ही कुछ सुने, आप कुछ सुनाइए। चले, मैं आज आया हूँ तो इरादा पहले ये था कि कोई नई चीज़ें सुनाऊं, लेकिन जाहिर है 2 किताबें दोबारा छापी हैं, तो उन्हीं में से मैं कुछ शेर नुमाइंदा, जरूर जितना वक्त हो, अगर एक गज़ल का है तो नहीं आप सुनाएं, अभी हमारे पास चले। मैं ये बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी जब मैं 2003 में ये किताब आई थी, तो ये गज़ल बहुत कोट हुई थी, तो मैं पहले ये सुनाता हूँ, फिर वो तेरा क्या बना की नुमाइंदा गज़ल सुनाता हूँ। मोती नहीं हूँ रेत का जर्रा तो मैं भी हूँ, मोती नहीं हूँ रेत का जर्रा तो मैं भी हूँ, दरिया तेरे वजूद का हिस्सा तो मैं भी हूँ, मोती नहीं हूँ रेत का जर्रा तो मैं भी हूँ, दरिया तेरे वजूद का हिस्सा तो मैं भी हूँ, ऐ कह कहे बिखेरने वाले तू खुश भी है, ऐ कह कहे बिखेरने वाले तू खुश भी है, हंसने की बात छोड़ के हंसता तो मैं भी हूँ, ऐ कह कहे बिखेरने वाले तू खुश भी है, हंसने की बात छोड़ के हंसता तो मैं भी हूँ, मुझ में और उसमें सिर्फ मुकद्दर का फर्क है, मुझ में और उसमें सिर्फ मुकद्दर का फर्क है, वरना वो शख्स जितना है उतना तो मैं भी हूँ। वाह वाह खूबसूरत। मुझ में और उसमें सिर्फ मुकद्दर का फर्क है, वरना वो शख्स जितना है उतना तो मैं भी हूँ, जाहिर की आंख से नजर आता नहीं मुझे, जाहिर की आंख से नजर आता नहीं मुझे, लेकिन हजूर में वे तमाशा तो मैं भी हूँ, जाहिर की आंख से नजर आता नहीं मुझे, लेकिन हजूर में वे तमाशा तो मैं भी हूँ, उसकी तो सोच दुनिया में जिसका कोई नहीं, उसकी तो सोच दुनिया में जिसका कोई नहीं, तू किस लिए उदास है तेरा तो मैं भी हूँ, उसकी तो सोच दुनिया में जिसका कोई नहीं, तू किस लिए उदास है तेरा तो मैं भी हूँ, तैमूर डूबते हुए तारे सुझा गए, तैमूर डूबते हुए तारे सुझा गए, मुझको भी डूबना है सितारा तो मैं भी हूँ, मोती नहीं हूँ रेत का जर्रा तो मैं भी हूँ, दरिया तेरे वजूद का हिस्सा तो मैं भी। वाह 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 खूबसूरत खूबसूरत। तैमूर साहब, अभी जिस तरह से आप मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपका बताया कि आप जो सोसाइटी या माशरे या समाजी इश्यूज़ की हम बात करते हैं, एक शायर वैसे भी बड़ा सेंसिटिव इंसान होता है और ऑब्ज़र्व भी करता है, जब आप लिखते हैं या आपका थॉट प्रोसेस होता है या ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, तो आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं और उसको फिर अपनी शायरी में कन्वर्ट करते हैं? देखिए मसला ये है, मैंने आपसे पहले कहा है, ये ज़िंदगी का अक्स है, मेरे ज़ाती तजुर्बात, मेरे मुशाहिदात और मेरा मुताला। मैंने अपने पीएचडी के थीसिस में लिखा था 5 चीज़ें होती हैं तख्लीकार की, मुताला, मुशाहिदा, तजुर्बा, तख्लीकी कुव्वत और रियासत। रियासत कह लें, मेहनत कह लें। आप पढ़ते हैं, उसे कंसीव करते हैं, आप माशरे को देखते हैं, उससे कंसीव करते हैं, आप जिंदगी के तजुर्बे को कंसीव करते हैं। बिल्कुल। तो ये जिंदगी का अक्स है। पूरी जिंदगी तो कोई भी तजसीम नहीं कर सकता लफ्जों में, उसकी तस्वीर नहीं बना सकता, लेकिन वो अक्स पेश करता है। और जब तक ज़ाती वारदात और मुशाहिदात उसमें शामिल नहीं है, और फिर उसके आपका डिक्शन बनाने के लिए मुताला कि साबका लोग क्या कर गए, आप पढ़ें, जाने
और आप अलग कैसे कर सकते हैं? आपका लाशऊर, ये मेरा ख्याल है कि मैं याद नहीं आ रहा, ऑर्नर ने लिखा था या इलियट ने लिखा था कि भाई एक होती है प्राइमरी इमेजिनेशन, एक होती है सेकेंडरी। उसको वो मिसाल देता है कि एक होता है मिक्सचर, यूं समझ लें फ्रूट चाट, और एक होता है कंपाउंड, बिल्कुल ठीक, जैसे मिल्क शेक। आप सादा मिसाल ले लें, तो आपने अपने जो है ना वो मिक्सचर को जो है ना कंपाउंड बनाना होता है, वो आप किस तरह बना लेते हैं, यूनिक कैसे कर सकते हैं? हाँ, आप किस तरह पेश करते हैं। शायरी फिक्र और फन के इम्तजाज का नाम है। बिल्कुल ठीक। और फिक्र आपकी जमीन से नहीं जुड़ी हुई, आपकी जात और अपने इर्द गिर्द से नहीं जुड़ी हुई, तो वो फारग है। ठीक हो गया, बस मुझे एक ब्रेक लेनी है। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ और भी सुनेंगे, गज़ल सुनेंगे तैमूर साहब से, और अहमद हमाद तो चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, उनके भी किचन में क्या हो रहा है वो भी जानेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। तैमूर हसन तैमूर साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन किचन के अंदर पैन चूल्हे के ऊपर जा चुका है। इसका मतलब है कि फ्राइंग का अमल स्टार्ट होने वाला है। अहमद, कहाँ तक पहुँचा है काम? हमारा काम सिर्फ फ्राइंग तक रह गया। सिर्फ हमने चिकन को भी हमने इंजेक्ट कर लिया है। ठीक है। मैदा भी हमारा तैयार हो गया, जिसमें ऑनियन पाउडर एंड गार्लिक पाउडर मैंने ऐड कर लिया। और अब सिर्फ हमने चिकन को पकड़ना है, कोट करना है। कोट करने का कोई एक्स्ट्रा तरीका नहीं है। ठीक है, ठीक है। क्रिस्पी चिकन की तरह नहीं करना, हमने सिर्फ चिकन को लेना है, इसके अंदर अच्छे तरीके से रोल करना है। रोल करने के बाद हमने ऑयल के अंदर डालना है, 15 मिनट्स के लिए फ्राई करना है। 15 मिनट्स के लिए फ्राई 15 मिनट्स के लिए हमने इसको फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है, डीप फ्राई। ठीक है। अगर आपके पास चिकन 8 पीसेस है बड़े या 4 पीसेस हैं, तो आप उसके जो टाइमिंग है वो 25 मिनट्स रखेंगे। ओके, ठीक है। टाइमिंग बहुत मैटर करती है किसी भी फ्राइंग एलिमेंट के अंदर। अगर आपके पास थर्मामीटर है तो आप ऑयल को लगा के चेक कर सकते हैं। 150 डिग्रीज के ऊपर आपने 15 मिनट्स के लिए इसको फ्राई करना है। ओके। इसमें कोई ब्लड का एलिमेंट नहीं रहेगा। जब भी हम चिकन खाते हैं तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्लड की प्रॉब्लम होती है। देखें, समटाइम्स तो वो ब्लड होता है अगर वो अच्छे तरीके से स्लॉटर ना हुआ हो। ठीक है। समटाइम्स वो क्या होता है, बोन, जो बर्ड की बोन होती है वो भी अंदर से ब्लैक होती है। उसके जूसेस रिलीज होते हैं। ठीक है। वो इतना डेंजरस नहीं होता, लेकिन ब्लड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि वो पैथोजेंस का जो है वो एक बनती है, साइड बनती है। तो इसलिए हम 15 मिनट्स के लिए उसको हम कुकिंग करते हैं, ताकि जो जितनी भी अंदर से जो उसकी वेन्स हैं, जो ब्लड है, वो सारा रिमूव ऑफ हो जाए। और इसको मैंने सॉल्ट एंड विनेगर के पानी के अंदर डुबो के रखा है। कितनी देर? तकरीबन 10 मिनट के लिए आप इसको डुबो दें, ताकि अगर कोई ब्लड का एलिमेंट फिर भी अंदर बाकी है तो वो भी निकल आए। सॉल्ट एंड विनेगर के पानी के अंदर। अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि मैरिनेशन, जैसे आपने ये तो इंजेक्ट किया है, जी। तो इंजेक्ट करने के बाद भी उसको थोड़ी देर मैरिनेशन के लिए छोड़ना होता है, या इंजेक्ट करने के बाद कोई इतनी ज़रूरत नहीं पेश होती कि वो अच्छी तरह मैरिनेट हो? देखें, आप 4 घंटे के लिए मैक्सिमम चिकन को मैरिनेट कर सकते हैं इंजेक्ट करने के बाद। ठीक है। अगर आप ज़्यादा करेंगे, टेक्सचर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और वो टूटने लग जाएगा। ओके। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसकी हैंडलिंग के लिए प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमें मैक्सिमम 4 घंटे का टाइम और मिनिमम 30 मिनट्स। 30 मिनट। तो वो हमारे पास आज क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी काम करना है, तो थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे। अहमद, आप इसकी फ्राइंग स्टार्ट कर दें साथ साथ। और बड़ी अच्छी टिप बताइए कि समटाइम्स मुझे तो बहुत मसला होता है जब घर में गेस्ट आ रहे हो या कोई ऐसी चीज़ हो, तो चिकन के अंदर जो ब्लड सा रहता है वो आपको बहुत इरिटेट भी करता है, और आपको कोशिश होती है कि क्यों ब्लैक हो जाता है, क्योंकि कुक होने के बाद उसका। तो अहमद ने उसकी बड़ी अच्छी टिप दी है कि सॉल्ट एंड विनेगर के पानी के अंदर आप उसको 30 मिनट्स डिप करके रख दें, तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, चूँकि वक्त कम है, अहमद के किचन में काम जारी है, लेकिन चूँकि तैमूर हसन तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूँगी इन द एंड हम इनसे कोई अच्छी बात जो ये कहना चाहे हमारे प्लेटफॉर्म से, और फिर एंड में कोई अपनी गज़ल भी सुनाए। वैसे लाइटर नोट पे अब तक क्या मैंने बुरी बातें की? ओह नहीं बिल्कुल नहीं, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। सारे कंक्लूडिंग नोट्स बड़े अच्छे होने चाहिए ना, इसलिए उस हवाले से कह रही हूँ मैं। जिंदगी में सब लोगों को एक ही पैगाम है, मायूसी नहीं होनी चाहिए, लड़ने का हौसला होना चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए लड़ने की। ऐसे बेतुकी जिंदगी से टकरे नहीं मारनी चाहिए। कोई आपका एम होना चाहिए जिंदगी में,
और नाकामी आपको मायूस न करे, आपको ताकत दे। मैंने देखा है पिछले कुछ अरसे में लोगों, नई नस्ल को मायूसियां मुंतकिल हुई हैं। कैसे हुई हैं भाई? मायूस करोगे, मैं ज़ाती तौर पे कह देता हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ तो मैं मायूस हो जाता था, मैं तो दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकता। तो मैं अपनी ज़िंदगी में का हासिल समझता हूँ या अल्लाह का करम या साथी दोस्त बाब और वालिदैन की मेहरबानी है, या फिर मेरी ज़िंदगी में एक रास्ते को मुतय्यन करके उसके लिए लड़ने के जो अंदर अर्ज है ना, वो है। तो मैं दूसरों को भी रास्ते मुतय्यन करके आगे बढ़ने और कामयाबी के लिए लड़ने की अर्ज का पैगाम दूंगा। बड़ी खूबसूरत बात है कि मायूसी नहीं करनी है। मायूस देखिए, मुश्किल हालात आते हैं, अफराद पे आते हैं, कौमों पे आते हैं, वो इसलिए नहीं होते कि मायूस होके बैठ जाए। अपना कैथारसिस करे बंदा, लेकिन अपनी डायरेक्शन ना भूले। उस कैफियत आप पर अगर नाकामी की कैफियत है तो वो कैफियत है, उसकी एक हकीकत है, लेकिन आपके आसाब इतने मजबूत होने चाहिए कि आप उससे उबर सकें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इन द एंड कोई गज़ल, बल्कि इनफैक्ट मेरे कान में फरमाइश आई है, तेरा क्या बना, सुना दे। अच्छा जी, मैं सुनाता हूँ। ये मेरी दूसरी किताब की टाइटल गज़ल है, बल्कि टाइटल भी यही रखा है जी। तुझे जिंदगी का शऊर था, तेरा क्या बना? तुझे जिंदगी का शऊर था, तेरा क्या बना? तू खामोश क्यों है मुझे बता, तेरा क्या बना? तुझे जिंदगी का शऊर था, तेरा क्या बना? तू खामोश क्यों है मुझे बता, तेरा क्या बना? नई मंजिलों की तलाश थी, सो बिछड़ गए। नई मंजिलों की तलाश थी, सो बिछड़ गए। मैं बिछड़ के तुझसे भटक गया, तेरा क्या बना? नई मंजिलों की तलाश थी, सो बिछड़ गए। मैं बिछड़ के तुझसे भटक गया, तेरा क्या बना? मुझे इल्म था कि शिकस्त मेरा नसीब है। मुझे इल्म था कि शिकस्त मेरा नसीब है। तू उम्मीदवार था जीत का, तेरा क्या बना? वाह वाह वाह। मुझे इल्म था कि शिकस्त मेरा नसीब है। तू उम्मीदवार था जीत का, तेरा क्या बना? मैं मुकाबले में शरीक था फकत इसलिए, मैं मुकाबले में शरीक था फकत इसलिए, कोई आके मुझसे ये पूछता, तेरा क्या बना? मैं मुकाबले में शरीक था फकत इसलिए, कोई आके मुझसे ये पूछता, तेरा क्या बना? तो जो नसीब से तेरी जंग थी वो मेरी भी थी। जो नसीब से तेरी जंग थी वो मेरी भी थी। मैं तो कामयाब ना हो सका, तेरा क्या बना? तेरा क्या बना? जो नसीब से तेरी जंग थी वो मेरी भी थी। मैं तो कामयाब ना हो सका, तेरा क्या बना? तुझे देखकर तो मुझे लगा था कि खुश है तू। तुझे देखकर तो मुझे लगा था कि खुश है तू। तेरे बोलने से पता चला, तेरा क्या बना? वाह। तुझे देखकर तो मुझे लगा था कि खुश है तू। तेरे बोलने से पता चला, तेरा क्या बना? तुझे जिंदगी का शऊर था, तेरा क्या बना? तू खामोश क्यों है मुझे बता, तेरा क्या बना? क्या बात है, खूबसूरत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थैंक यू वेरी मच तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। और आप जैसे लोगों की इस माशरे को डेफिनेटली बड़ी ज़रूरत है। और ऑप्टिमिस्टिक होने की बात कर रहे थे, ये ऑप्टिमिस्टिक होना इस वक्त की ज़रूरत भी है और हम सब के लिए। एक बार फिर तैमूर साहब का शुक्रिया अदा करूंगी और अहमद की जानिब जाऊंगी। अहमद के किचन में फ्राइंग जारी है और खुशबू आ रही है। अच्छा अहमद, इसके ऊपर जो क्रस्ट होती है वो मैदे से ही आ जाती है? मैदे से आ जाती है। ओके, मैदा ही काम करता है क्रस्ट का। ओके। समटाइम लोग मैदे के अंदर सॉल्ट डालते हैं। हाँ। जैसे कि आपको पता है सॉल्ट का वाटराइज होता है। बिल्कुल ठीक है। जब हम चिकन को रख देते हैं तो रखने के बाद जहाँ जहाँ सॉल्ट होता है ना, वहाँ से वो सॉगी हो जाता है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट नहीं डालना आपने। आप सॉल्ट ना डालें, चिकन पाउडर डालें, वो पाउडर के साथ ही अटैच हो जाएगा। क्या बात है, बड़ी अच्छी टिप है ये तो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जब हम बाहर से खाते हैं हम कहते हैं यार ये तो टेस्ट अलग है। ये सिर्फ आपको एक शेफ ही बता सकता है, क्योंकि घर में जो हमने रेसिपीज कर करके की होती है ना, हमें आइडिया नहीं होता कि कौन सी चीज़ किस क्वांटिटी में है और हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये एक कुछ चीज़ें इस तरीके की है। अच्छा, फिर बाहर वाले जो फ्राइंग करते हैं वो घी के अंदर करते हैं। हाँ। घी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारी क्रस्ट को एवर लास्टिंग क्रिस्पी रखता है। अच्छा। बनिस्बत ऑयल से। हम तो ऑयल में फ्राइंग करते हैं, हमें लगता है घी बड़ा शकील सा होता है तो हम ऑयल में करते हैं। लेकिन बाहर जितनी फ्राइंग होती है वो ऑयल के अंदर नहीं होती, उसको फ्राइंग ऑयल कहते हैं, घी उसको कहा जाता है। घी में करते हैं। अगर आप घी में करेंगे तो जिन लोगों को वो क्रस्ट और वो चाहिए होता है ना, उससे बड़ा होता है। अच्छा जी, कैमरा आगे करके दिखाएं पैन में, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, मैं क्लोजिंग करनी है। मैं चाहूँगी कुछ इसकी शक्ल जो हमारे देखने वालों को नज़र आ जाए, ताकि हमें पता लग जाए कि ये देखने में वही क्रस्ट के साथ लग रहा है चिकन जी। और अहमद इसको डीप फ्राई करें फॉर अराउंड 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के लिए हम फ्राई करेंगे। और अगर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा अहमद, इसकी जो आपने सर्विंग वाली सॉस बनाई है उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं आपने? सर्विंग वाली सॉस के अंदर हमने जो है गार्लिक पाउडर ऐड की है। ठीक है। और मायोनीज है, और स्पाइसी करने के लिए थोड़ी सी मैंने इसमें हॉट सॉस ऐड कर ली है। ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें। चिली, हाँ। अगर आपके पास हॉट सॉस नहीं है तो चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ओके, डन। चिली फ्लेक्स भी नहीं तो ग्रीन चिलीज भी कर सकते हैं। ओके, सो इट डिपेंड्स। ये जी फाइनल व्यूज का आप देख लें। अहमद इसका एक बार उठा कर दिखा दें, फिर मैं क्लोजिंग कर लूँ। यस, दैट्स हाउ इट विल लुक। गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसको कर सकते हैं, राइट? जी जी बिल्कुल, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको कर सकते हैं, लो हीट पे हमेशा। ठीक है। अगर मैक्सिमम हीट होगी आप इसको डालेंगे फौरन से कलर आ जाएगा, अंदर से पकेगा अंदर से नहीं, कच्चा रह और जाएगा। फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। डन हो गया। थैंक यू वेरी मच अहमद, बहुत शुक्रिया। अहमद हमाद हमारे साथ मौजूद हैं जी। ये आप इसकी फाइनल सर्विंग देख सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। मेरी आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। कल और परसों आप हमारा बेस्ट ऑफ देख सकेंगे। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आपको हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये मिल जाएगी। अहमद के आपको जो अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं वहाँ पे भी अवेलेबल होती हैं। सो आई होप कि आपको आज का शो पसंद आया होगा। मंडे तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।